हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट इस चैनल पे शुरू कर रहे हैं जो कि क्लास 11 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगी। आपकी जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आज से जिस चीज़ पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, मैं हर एक कॉन्सेप्ट जो कि आपके सिलेबस में है, हर उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप ये मत सोचिएगा कि एक सीक्वेंस में क्यों नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करूं। और ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको टॉपिक समझ में ना आए। मैं आपके सामने टॉपिक रखूंगा, उससे रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। मैं इस चीज़ को इंश्योर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं अगर कहीं पे कुछ कम रह जाता है। तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स के बारे में बात करने से पहले दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो है, फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, फंक्शंस होते क्या हैं फंक्शंस। और उसके अलावा दूसरी चीज जो मैं आपको आज बताऊंगा वो है इनडिटरमिनेट रिजल्ट्स। इसका क्या मतलब होता है, इनडिटरमिनेट रिजल्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आज मैं आपको लिमिट की एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बताऊंगा कि लिमिट का यूज हम क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ते हैं तो ये कतई मत सोचा करिए कि शायद हमें परेशान करने के लिए पता नहीं क्या क्या तरीके निकाल करके क्या क्या टॉपिक्स बना दिए गए हैं। नो, सबसे पहली चीज ये समझिए कि दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट्स लोग पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, उसका केवल एक पर्पज है। इंसान ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए जो टूल्स डेवलप किए हैं वो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स, इसमें पढ़े गए टॉपिक्स, ये हमारे रोजमर्रा के काम को आसान बनाते हैं, हमारी समझ को इतना आसान कर देते हैं, हमारी समझ को डेवलप करके हमारी लाइफ को आसान करने का काम करते हैं। वो सारी चीजों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा गया है और वैसा ही एक सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, तो लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, जो कुछ भी आप पढ़ने जा रहे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू समवेयर टू योर लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी लाइफ से इसका कोई लेना देना ही ना हो। राइट, सो आइए शुरू करते हैं। सो मुहूर्त है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शन होता क्या है, बहुत ही सिंपल लेमैन टर्म्स में हम समझेंगे कि फंक्शंस है क्या। देखिए, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं, राइट, वेजिटेबल आपने कोई जो है चूज की है और उस वेजिटेबल को आप बनाना चाह रहे हैं, आपका टारगेट क्या है कि आपकी जो सब्जी है वो क्या बने, टेस्टी बने, स्वादिष्ट बने। राइट, टारगेट क्या है, टेस्टी बने। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पाना क्या है, टेस्टी फूड, टेस्टी वेजिटेबल जो आप बनाना चाह रहे हैं, सब्जी जो बनाना चाह रहे हैं, वो आपका टारगेट है। टेस्टी कैसे बनेगी, मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल, केवल आप ये मान लीजिए कि आपको केवल और केवल क्या इस्तेमाल करना है, नमक का ही इस्तेमाल करना है और इसको टेस्टी बनाना है। कोई भी सब्जी अगर सिर्फ नमक का इस्तेमाल करके टेस्टी बनानी है, सॉल्ट का यूज करके टेस्टी बनानी है, तो व्हाट इज नीडेड, जो चीज नीडेड है वो है सॉल्ट की सही मात्रा, द नो द परफेक्ट क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट दैट विल मेक इट टेस्टी। राइट, तो टारगेट आपका क्या है, टेस्टी फूड, पर डिपेंड किस पे है, सॉल्ट पे। यानी टेस्टी जो फूड है, दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट हो गया आपका। ये डिपेंडेंट है, टेस्ट किस पे डिपेंडेंट है, सॉल्ट पे। और सॉल्ट क्या है, इंडिपेंडेंट। सॉल्ट किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि सॉल्ट के ऊपर टेस्ट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि टेस्ट ऑफ द फूड इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, टेस्ट जो है वो नमक का फंक्शन है, सॉल्ट का फंक्शन है। टेस्ट ऑफ अ फूड इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट, या फिर सीधे आप इसको एफ सॉल्ट भी लिखते हो। ठीक है, और इसके आगे आप जो भी इक्वेशन, आप इसका जो सॉल्ट की मात्रा कितनी होगी, राइट, सॉल्ट की मात्रा जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, एफ सॉल्ट की मात्रा को आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर सब्जी
एक्स है, तो जो सॉल्ट है वो 4 होना चाहिए, राइट? या 4 ज्यादा हो जा रहा है, 40 होना चाहिए, यानी कि जितनी सब्जी की क्वांटिटी है उसका 1/40 आपको नमक डालना होगा, तब जाकर के आपका टेस्ट बनेगा। तो टेस्ट इज इक्वल टू, टेस्ट को क्या कहते हैं? सॉल्ट, एफ फंक्शन ऑफ सॉल्ट। और फंक्शन ऑफ सॉल्ट क्या है? हमने ऐसे बता दिया कि सब्जी अगर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वांटिटी अगर सब्जी की एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका 40th पोर्शन यानी 1/40th पोर्शन क्या होगा? आपका नमक होना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ द फंक्शंस आर डिफाइंड। मैं आपको बड़े ही सिंपल लेमैन टर्म्स में ये समझा रहा था। नाउ लेट अस सी सिंपल एग्जाम्पल, अ मैथमेटिकल एग्जाम्पल। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो एरिया होता है किसी भी स्क्वायर का, राइट, वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। और अगर साइड हम एक्स से लें तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, राइट? सो अगर हम देखें, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ आपका ये जो स्क्वायर होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपके फंक्शन लिखे जाते हैं, ऐसे पूरी चीजें लिखी भी जाती हैं। एवरीथिंग इज शोन व्हेन यू आर राइटिंग अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस का एक पूरा चैप्टर है, क्योंकि वो चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा, इसलिए मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दे दी है कि व्हाट इज फंक्शन। तो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे एरिया अगर आप ए से दिखाना चाहें तो ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसके आगे आप ये जोड़ दीजिए, वेयर एक्स इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो दिस इज द ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ए क्या हो गया? अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, डीईवी लिख दे रहा हूं, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईवी। ठीक है, दिस इज डीवी, दिस इज आईवी। ए इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, राइट? अगर आपसे कोई बोले कि हमारे जो स्क्वायर है उसका जो एक साइड है वो 3 मीटर्स है, राइट, तो एक्स विल बी 3। कोई कहे 4 मीटर है तो एक्स विल बी 4। तो बस आपको रिप्लेस करना है इस फॉर्मूले में, इस फंक्शन में, एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन, राइट? अब जो फंक्शन होते हैं ना, उसके कर्व्स बनाए जाते हैं। कर्व्स यानी कि उनका प्लॉट किया जाता है, ग्राफ, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा कर्व अगर बताऊं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, राइट? तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अगर हम करते हैं तो दिस विल बी लाइक अ सिंगल लाइन, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होगी, राइट? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अगर आप वो करोगे, प्लॉट करोगे ना, ग्राफ, ग्राफ प्लॉटिंग आपने की होगी, मैं उसको नहीं सिखाने जा रहा, यू हैव डन इट इन क्लास नाइन्थ इट, राइट? नाइन्थ एंड टेंथ में आपने सफिशियंट ये किया होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा? अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, इट विल बी लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आपको पता ही होगा। तो ग्राफ जो है इस तरीके का होगा। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और इसमें भी अगर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू लेता चला जाऊं, कैसे प्लॉट करते हैं? x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू मिलती है, इन x y की ढेर सारी वैल्यूज का एक कलेक्शन बनाते हैं, और पॉइंट्स खींचते चले जाते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करते चले जाते हैं, और उन पॉइंट्स को मिला देते हैं। जब उन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक कर्व मिलता है। वो कर्व हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन हो, जैसे ये भी ना एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर आप इसको प्लॉट करोगे ना तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, बट द थिंग इज कि अगर आप इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसको जरा सिंप्लीफाई करके आप देखो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, इसका मैंने क्या किया? फैक्टर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। रिमेंबर द फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एंड देन एक्स माइनस वन आपने ये कर दिया, ये दोनों गया, एंड देन इट बिकम लाइक एक्स प्लस वन। तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अल्टीमेटली बना क्या? सिंगल लाइन का इक्वेशन। दिखने में क्या लग रहा था? कुछ भी अजीब सा लग रहा था, बट द थिंग इज कि आपका यहाँ पर जो चीज आई वो एक सिंगल लाइन का इक्वेशन आई, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, राइट? अब इसका एग्जाम्पल का यूज कहां पर है वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। तो उसको समझाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, ऊपर अभी मैंने लिखा था, बट इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप यही ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू दिस थिंग, ये मैंने लिया।
अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखते चले जाएँ या फिर नेगेटिव में कोई वैल्यू रखें, तो कोई ना कोई वैल्यू आपको y की मिलेगी। कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है? कोई ना कोई वैल्यू ये देगा। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 4 माइनस 1, राइट? व्हिच इज़ 3 एंड देन 2 माइनस 1, 1, सो 3 बाय 1 इज़ इक्वल टू 3, राइट? कुछ ना कुछ मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 3 मिली, तो 1 पॉइंट आपका 2, 3 हो जाएगा। लेकिन एक वैल्यू यहाँ पर ऐसी है, जो कि हमें कोई रिजल्ट ही नहीं देगी। लेट अस ट्राई, वो वैल्यू कौन सी है? x इज इक्वल टू 1। आप x इज इक्वल टू 1 रखने की कोशिश कीजिए। y की वैल्यू क्या आएगी? 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, दिस विल बिकम 0 बाई 0। ये क्या है? यही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, जिसका हम निर्णय ना कर पाए कि ये है क्या। जो एक वैलिड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना हो, दैट इज नोन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। उसको हम इनडिटर्मिनेट कहते हैं, राइट? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के केस में हमें क्या करना होता है? जब भी हमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है और हमें फिर भी x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करते हैं? हम इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन नीडेड, ठीक है? व्हेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज देयर। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो कैलकुलेट करने के लिए, सही फॉर्म में लाने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर फैक्टराइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, ये सिंपली किया जा सकता है, राइट? लेकिन अगर मैं यहीं पर ये लिख दूं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ये किसी वैल्यू पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि कहीं पर भी इसकी 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? कि जब भी आप कोई इक्वेशन ऐसा आपको मिले जिसमें आपने कोई वैल्यू रखी, कोई एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर आपको इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस 0, राइट? आई आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जहां पर भी कुछ भी अजीब सा मिले, राइट? कुछ भी अजीब सा मिले जो कि डिसाइड नहीं किया जा सकता, कुछ तो यही है, मैक्सिमम यही मिलते हैं, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों हैं भाई, ये दोनों मिलेंगे आपको। सो जब भी इस तरह की कोई चीज मिले, देन इट इज नोन एज द इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट? अच्छा, इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक? इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? ओके, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिट। इस बात को समझने के लिए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म को समझने की जरूरत क्यों थी, इसके लिए आपको लिमिट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लिमिट क्या होती है? लिमिट, आइए समझते हैं। वही एग्जांपल लेते हैं टेस्ट और सॉल्ट का, ठीक है? आप कहीं पर सब्जी बना रहे हैं, अपनी वेजिटेबल्स काट ली हैं आपने, सब्जी बनाते जा रहे हैं। तो जब आप सब्जी इसमें डाल देते हो कढ़ाई में, या आपने यहाँ पे कुछ भिंडी सी डाल दी है, कुछ भी डाल दीजिए, तो शुरुआत में क्या होगा? ये रहा आपका बर्नर, ये जल रहा है, राइट? थोड़ी सी आग बना दूं, आग लगा दूं, ठीक है? तो ये जो आग लगी हुई है, इसमें चीजें बनने शुरू हुई हैं। अब आपके दिमाग में आया कि यार नमक डालना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप क्या करोगे? आप नए-नए बनाने वाले हो, नया-नया सीख रहे हो। स्टार्टिंग में आपको पता है कि यार सब्जी है, काफ़ी है, तो अभी आप जो है अंदाज़े से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि हाँ, इतना नमक तो डालना ही है। आप उतना नमक मान लीजिए डाल दिया आपने। मान लीजिए शुरुआत में आपने 10 ग्राम नमक डाल दिया। कहा कि आपने कि ठीक है यार, अच्छी खासी क्वांटिटी है, 10 ग्राम तो नमक डालना ही पड़ेगा इस सब्जी में। आपने डाल दिया। उसके बाद आपने क्या किया? क्योंकि आप नए-नए बनाने वाले हो, आपने क्या किया? चम्मच से टेस्ट करके देखा। आपको ही खाना है, कोई और है नहीं, बुरा नहीं मानेगा कोई। आप टेस्ट करके देख रहे हो यार, कि क्या है? आपने उसको टेस्ट करके देखा, आपने देखा अभी भी कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो आपने क्या किया? थोड़ा-सा और 10 ग्राम के नीचे आप 2 ग्राम तक आए कि हाँ, 2 ग्राम शायद काम कर जाएगा। तो आपने 2 ग्राम से थोड़ा कम डाला, 1.5 ग्राम डाल दिया। उसके बाद फिर टेस्ट करके देखा चम्मच से। फिर उसके बाद आपने देखा नहीं यार, अभी भी कम है। आपने क्या किया? 3 ग्राम्स सॉरी 1 ग्राम और डाल दिया। फिर आपने देखा कि 1 ग्राम जब मैंने और बढ़ाया ना, तो सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही नमकीन हो गई। अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि आप इस सब्जी में थोड़ा-सा पानी बढ़ाओगे या फिर कुछ और चीज़ें ऐसी बढ़ा दोगे जिससे कि नमक एडजस्ट हो जाए। यही तो करोगे, राइट? ना पानी बढ़ा दोगे या फिर उसमें एक सोचोगे कि ठीक है यार, कुछ और चीज़ें टमाटर-वमाटर डाल देता हूँ ताकि वो पानी को सॉरी नमक को सोख ले और थोड़ा-सा और बढ़िया हो जाए, मतलब
ज़्यादा नमकीन ना लगे, ज़्यादा चटक ना लगे इसका जो नमक है, राइट? सो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप एडजस्ट कर रहे हैं रिजल्ट्स को टू गेट द परफेक्शन, ठीक है? अब आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं कि बिना जाने कि हाँ ठीक है, क्या यूज़ है मैथमेटिक्स का, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसका यूज़ समझिए। होता ये है कि आज के समय में आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी जहाँ पर बहुत से अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं, जैसे मेडिकल फ़ील्ड है या फिर जहाँ पे कहीं कुछ मशीन बन रही है या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाई जा रही है जहाँ पे परफेक्शन की ज़रूरत है, जहाँ पे 2 चीज़ों की क्वांटिटी परफेक्टली मिलाई जानी है, राइट? और कोई नई चीज़ बनानी है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि इन चीज़ों के बारे में कैलकुलेट करना है मैथमेटिकल मॉडल की मदद से। आपको एक ऐसा मॉडल चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो कि मान लीजिए कि आप कोई ऐसी मशीन बना रहे हैं जो कि किसी के चेहरे को, किसी जानवर के चेहरे को पहचान सकती है। ऐसी मशीन बना रहे हैं कि उसके सामने किसी जानवर का चेहरा लाओ, तो वो बता दे कि ये गाय है या बैल है, भैंस है, कौन है, राइट? उसका चेहरा देख कर के बता दे कि ये गाय है, कि भैंस है, कि कुत्ता है या बिल्ली है, राइट? अब आप क्या कर रहे हो कि बार-बार जो है आप उस मशीन से क्या करा रहे हो, कैलकुलेशन करा रहे हो। उसको सिखा रहे हो, बता रहे हो कि हाँ, ये देखो ये फ़ोटो लाया हूँ ना मैं, ये गाय की है, ये देखो ये बिल्ली की है। ऐसे करके आपने ढेर सारी फ़ोटोज़ उसको दिखा दी। अब आपकी जो मशीन है, उसको आपने क्या करा दिया, फ़ीड कर दिया कि अगर ऐसी कोई चीज़ आएगी तो ये गाय निकलती है, कोई चीज़ आएगी तो ये बैल निकलती है, ये भैंस होती है। तो ऐसे करके आपने अपनी मशीन को सिखा दिया। इस ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको एआई से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एआई में ऐसा यूज़ किया जाता है, एआई में यही किया जाता है। जब एआई मॉडल्स बनाए जाते हैं, तो उनको ऐसे ही सिखाया जाता है। जैसे बच्चों को सिखाते हो ना, ऐसे ही वहाँ सिखाया जाता है। और जब वहाँ पर सिखाया जाता है, तो वो मशीन इनको याद रखती है। उसके पास एक फ़ॉर्मूला बन जाता है। याद रखने का मतलब ये है कि उसको सिखा दिया आपने कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो ये जो है इसका सिर होगी, गाय का सिर मानी जाएगी और ये ऐसी कोई चीज़ होगी, ये गाय का पैर होगी। तो ऐसे करके आप अपनी मशीन को बता देते हो, डेटा फ़ीड कर देते हो। आपकी मशीन को डेटा मिल जाता है, आप उसको बता देते हो कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे चीज़ें अगर आप में मिलेंगी तो आप इसको ये मानोगे, गाय मानोगे, बैल मानोगे या जो भी मानोगे, राइट? अब आप क्या करते हो कि सिखाने के बाद उससे कहते हो कि ले, ये ले फ़ोटो, मैं एक नई फ़ोटो ला रहा हूँ, ज़रा बताइए है कौन? भाई सिखा तो दिया, आप टेस्ट करो। जब टेस्ट करोगे तो जब आप वो देखोगे कि यार ये ना गलती कर रहा है। ये मैंने लाई थी फ़ोटो जो है गाय की, इसने बता दी बिल्ली की। इसका मतलब है कि अभी ये सीख नहीं पाया है। तो अब आप इसको दोबारा फिर से सिखाओगे कि नहीं, नहीं और थोड़े फ़ोटो लो, गाय के और थोड़े फ़ोटो लो, थोड़ा साइड से फ़ोटो लो, थोड़ा छोटी गाय का फ़ोटो लो, क्या पता छोटी गाय के फ़ोटो से वो बिल्ली को कन्फ्यूज़ कर रहा हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, जैसे आप नमक एडजस्ट कर रहे थे ना, वैसे ही आप वहाँ पर चीज़ों को एडजस्ट कर रहे थे। एआई का एग्ज़ाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल एआई के बारे में बातचीत हो रही है और आप लोग भी स्टूडेंट्स हो, एआई के बारे में पढ़ ही रहे होगे। तो मैं आपको पीछे की जानकारी बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ऐसे वहाँ सिखाया जाता है। तो आप ये मत समझो कि जो भी आप लिमिट वग़ैरह पढ़ने जा रहे हो, उसका कोई यूज़ नहीं है। ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पर लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको जो है नमक और जो फूड की क्वांटिटी है उसको लगातार एडजस्ट करना पड़ता है। उसी तरीके से जब किसी मशीन को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड मशीन को जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, उसको जब कुछ सिखाया जाता है और अगर वो सही रिज़ल्ट नहीं दे रहा होता तो वापस उसको दोबारा से कुछ नई चीज़ें डाल के सिखाया जाता है कि नहीं-नहीं अब ले एक और फ़ोटो ले, ये भी बिल्ली है, ये गाय है, ये भी गाय है, ये भी भैंस है। तो ऐसे करके उसको कुछ नई फ़ोटोज़ आप देते हो। ये क्या कर रहे हो? आप नमक मिलाने वाला ही तो काम कर रहे हो, थोड़ा और देख ले, राइट? उसके बाद क्या किया कि अगर मान लो वो ज़्यादा दिक्कत हो गई, ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर दिया, कुछ ज़्यादा ही ट्रेन कर दिया, उसको ज़्यादा ही बता दिया, तो हो गया, हो सकता है कि वो और जो है दूसरे जानवरों को पहचानना बंद कर दे। उस केस में क्या करना होगा, थोड़ा-सा डेटा जो आपने सिखाया था वो हटाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, कुछ और चीज़ें हटा दो, ताकि ये उन्हीं चीज़ों को पकड़े जो स्पेसिफिक हैं एक जानवर को पहचानने के लिए, गाय को पहचानने के लिए, बैल को पहचानने के लिए। आप वो चीज़ें कर दोगे, राइट? तो जैसे यहाँ पर आप सब्ज़ी और नमक इधर-उधर कर रहे हो ना, वैसे ही रियल लाइफ़ में जब आपके लिए एआई मॉडल बनाया जाता है, तो इसी तरीके से चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है, राइट? यही जो एडजस्टमेंट होती है, ये लिमिट्स के थ्रू अचीव की जाती है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? लिमिट ही तो पता कर रहे थे कि किस लिमिट तक ले जाना है नमक को, राइट? ये लिमिट का जो है कॉन्सेप्ट है। एक लिमिट का एग्ज़ाम्पल आपको मिल गया और लिमिट का सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया एआई के एग्ज़ाम्पल से, राइट? अब होता क्या है कि जब भी कोई डेटा आप लेते हो, आपने वो भी पढ़ा होगा, स्टैट्स भी पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो क्लास 10 में जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई डेटा लेते हो और उससे कोई चीज़ ड्रॉ करते हो तो कुछ कर्व मिलता है, राइट? कुछ
डेटा का कर्व आपको मिलता है, कोई एक ग्राफ मिलता है, राइट? अब ये जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितना भी ग्राफ आप बनाते हो, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी ग्राफ बनता है, उसका क्या होता है? उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, राइट? कोई भी ग्राफ बनेगा, उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा और वो इक्वेशन क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पॉलीनॉमियल, ये भी आप पढ़ चुके हो। कोई भी इक्वेशन जो आपका ड्रॉ किया जाता है एक ग्राफ के ऊपर, वो एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन ही होता है, राइट? और वो इस तरीके का हो सकता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समथिंग लाइक दिस, या फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, समथिंग लाइक दैट, राइट? ये सारी चीजें हो सकती हैं, राइट? तो ये जो कर्व होता है ना, इस कर्व में जैसे आप यहाँ पे कर्व देख पा रहे हो, ये ग्राफ देख पा रहे हो, उसी तरीके से जब कोई एआई पे चीजों को ट्रेन कर रहा होता है, राइट? जैसे कि आप ट्रेन कर रहे हो, तो जो डेटा होता है ना, उसको आप ग्राफ पे ही, जो सिखाने वाला होता है वो ग्राफ पे ही डालता है, उसका ग्राफ बनाता है, राइट? और उस ग्राफ पे ये देखता है कि मुझसे गलती जहां पे हो रही है, गलती हो कहाँ पे रही है। मान लीजिए गलती डेटा के इस पॉइंट पे हो रही है, इस जगह पे, तो यहाँ पर आपको ये निकालना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से डेटा चेंज हो रहा है, डेटा कितना चेंज हो गया यहाँ पे। अगर आपका डेटा ज्यादा चेंज हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर डेटा कम चेंज हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो कम चेंज हो रहा है या ज्यादा चेंज हो रहा है, किसकी वजह से डेटा कंफ्यूज कर रहा है मेरे मॉडल को, मेरे मशीन को, या मेरे कंप्यूटर को, एआई के मॉडल को, राइट? या किसी भी चीज को किस जगह पे ज्यादा चेंज हो रहा है, या फिर मान लीजिए ये छोटा सा एक बड़ा एग्जांपल है, बट हाँ, एआई पे आप लोग काम करते हो, समझते हो एआई के बारे में, तो पीछे की चीज मैं आपको बता रहा हूँ तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो एआई पीछे से ऐसे ही काम करता है, उसको ऐसे ही सिखाया जाता है, ग्राफ वगैरह प्लॉट किए जाते हैं, उन ग्राफ को प्लॉट करके देखा जाता है कि जब आप उसको गाय का, भैंस का, किसी का भी फोटो दिखा रहे हो तो पहचानने में दिक्कत कहाँ आ रही है। क्या इस तरह का कोई डेटा होता है, या इस तरह का कोई पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे मान लीजिए जहां मैंने ए लिखा है, क्या अगर डेटा ए पॉइंट के इक्विवेलेंट होता है, जब डेटा ए पॉइंट के इक्विवेलेंट होता है, क्या उस समय ये हमारा गलत रिजल्ट देता है? तो हमें निश्चित रूप से अगर गलत रिजल्ट देता है तो वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज, राइट? कितना चेंज हुआ है, लिमिट से क्या पार हो गया है, वो लिमिट जो कि मुझे सही रिजल्ट दे रही थी, क्या उस लिमिट से कुछ ज्यादा पार हो गया, या उस लिमिट से कम पार हुआ है। दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो लिमिट से कुछ ज्यादा पार हो गया या फिर लिमिट से कम पार हो गया। इन बोथ द केसेस इट विल गिव यू द रॉन्ग रिजल्ट। इसलिए लिमिट की बात करना, लिमिट के बारे में पता होना किसी कर्व पर बहुत जरूरी है, राइट? लिमिट का पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लिमिट्स पढ़ते हैं। और इसका साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, अभी तो आपने सिर्फ एक एग्जांपल देखा है एआई का, ऐसे ही मेडिकल फील्ड में, ऐसे ही साइंस और टेक के फील्ड में, हर जगह पर इसका कुछ ना कुछ यूज होता है। इसीलिए वी रीड लिमिट्स, वी स्टडी लिमिट्स। और जहां पर भी यूज होगा ना, आप निश्चित रूप से मानिए कि वहां पर कुछ ना कुछ डेटा होगा, वहां पे कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिक्स होगी, और उस स्टैटिस्टिक्स के बेस पे कुछ ना कुछ ग्राफ प्लॉट किया जाता होगा, और उस ग्राफ में चीजों को ठीक से ट्रेन करने के लिए, सेट करने के लिए, कि ताकि हमें सही रिजल्ट मिले, सही प्रेडिक्शंस मिले, उसके लिए कहीं ना कहीं उस चीज को क्या किया जाता होगा, ट्रेन किया जाता होगा, और लिमिट्स एक निकाली जाती होंगी कि किस लिमिट के अंदर मेरा सही रिजल्ट देगा, और क्या अभी जो रिजल्ट गलत आ रहा है, क्या वो लिमिट से पार जा रहा है, या फिर लिमिट से नीचे रह रहा है, या फिर लिमिट से ऊपर बहुत ज्यादा भाग जा रहा है, राइट? तो ये चीजें आपकी हेल्प करती हैं आपके मॉडल को परफेक्ट बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए ह्यूमंस को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, सो दैट वो किसी अगर बीमारी का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर, कि हाँ, अगर किसी आदमी के ये पैरामीटर्स ऐसे हैं तो इसको शुगर है या नहीं, इसको हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं, ये सब चीजें प्रेडिक्ट करनी पड़ती हैं, तभी तो डॉक्टर बताता है कि हाँ, ये वैल्यू अगर आ रही है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये सारी चीजें ड्रॉ करके ही पता की जाती हैं कि विद इन लिमिट है, तो इसका मतलब है कि इनको हार्ट अटैक आ सकता है, या इनको शुगर हो सकती है। और अगर आउटसाइड लिमिट है तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर नो इश्यूज। तो ये जो ऑटोमेटिकली जो हेल्प करती हैं चीजें डेटा के बेस पे, राइट, उन्हीं को बिल्ड करने के लिए, एक मॉडल बिल्ड करने के लिए, सो दैट डॉक्टर्स की या फिर किसी भी प्रोफेशनल की, या फॉर दैट मैटर किसी भी फील्ड में ये हेल्प कर सके, तो वहां पर लिमिट का इंपॉर्टेंस आता है, और लिमिट इसीलिए इस्तेमाल की जाती है। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिमिट्स, राइट? अब जब आप लिमिट कैलकुलेट करते हो, राइट, लिमिट कैलकुलेट करते हो, तो लिमिट का मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लिखा कैसे जाता है लिमिट को? सपोज करो कि हमने ये इक्वेशन लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन,
तो लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1, ऐसे तीर लगा के, जब x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो y की वैल्यू किस तरफ जाएगी? राइट, आई रिपीट, x की वैल्यू अगर 1 की तरफ जाएगी तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू किस तरफ जाएगी? राइट, जैसे अगर कोई यहाँ ये ऊपर पहाड़ी है, इस पहाड़ी के इस तरफ आ रहा है, अगर कोई पहाड़ी के बिल्कुल एंड तक जाएगा तो वो किस तरफ जा रहा होगा? उसकी लाइफ किस तरफ जा रही होगी? तो उसकी लाइफ एंड होने जा रही होगी। यानी अगर वो पहाड़ी के बिल्कुल छोर पे जा रहा होगा, इफ ही इज टेंडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पहाड़ी, देन इन दैट केस ही इज गोइंग टुवर्ड्स द यमराज, राइट? तो अगर मैं x की वैल्यू, अगर x की लिमिट, x की वैल्यू 1 नहीं है, 1 की तरफ जा रही है, अगर x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितना चेंज हो रही होगी, किस तरफ जा रही होगी, राइट? इसको पता करना होता है। अब जरा अगर आपसे कोई पूछे लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसकी लिमिट निकालनी है x टू 1, यानी जब भी लिमिट के बारे में पूछा जाता है तो यही पूछा जा रहा होता है कि x की वैल्यू जब 1 की तरफ जा रही है तो ओवरऑल y की वैल्यू यानी इस ओवरऑल इक्वेशन की वैल्यू किस तरफ जा रही होगी, राइट? अगर आप इसको निकालने की कोशिश करें तो आप क्या करेंगे? आप x में 1 रखेंगे, जैसे ही 1 रखेंगे तो 0 बाई 0 आएगा, राइट? जैसे ही 0 बाई 0 आएगा लिमिट निकालते समय, वैसे ही आपको सबसे पहले शुभ काम ये करना है, लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसका सिंप्लीफिकेशन कर देना है। सिंप्लीफिकेशन मतलब जो भी इसका इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपने इसको हटा दिया और x प्लस 1 बचा, तो अल्टीमेटली क्या बना, x प्लस 1 बना, राइट? तो अब आप यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलेगा अगर आप 1 रखोगे। अगर x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, जो कि इंडिटरमिनेट नहीं है, सही वैल्यू आई है, राइट? तो जहां पर भी लिमिट आपको कैलकुलेट करने को कही जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि आप मुझे ये बताओ कि अगर x की वैल्यू 1 की तरफ जा रही होगी तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ओवरऑल किस तरफ जा रही होगी। तो उस केस में आपको सिर्फ ये देखना होता है कि अगर मैं यहाँ पर 1 रखूं तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म में आता है 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ऐसा कुछ भी मिलता है, या 0 बाई इनफाइनाइट, ये भी गलत है, राइट? ऐसा कुछ भी मिलता है तो इन दैट केस सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन करोगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही आप ये वैल्यू रखोगे। लेकिन इस बात को याद रखें कि अगर अगर सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है तो ना करें, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है? अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ ही नहीं सकता, राइट? 1 रखने पर तो आप यहाँ पर सीधे-सीधे 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, राइट? तो अगर x टेंड टू 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अगर हम इस कर्व को ड्रॉ करें किसी ग्राफ पे, तो होगा क्या कि वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो y भी 1 की तरफ जाएगा, यानी पूरा का पूरा इक्वेशन भी 1 की तरफ जाएगा, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके का कर्व होगा जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू x है, राइट? बिकॉज x 1 रखा तो y भी 1 हो गया, राइट? 1 इज इक्वल टू 1। अगर आप इस पे 2 रखोगे तो 2 और 4 प्लस 1 5 एंड 2 प्लस 1, तो 5 अपॉन क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन तो होगी, बट द थिंग इज कि इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स के बजाय क्या हो गया, अगर आप जैसे ही दूसरी वैल्यू रखोगे आपको समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू एक्स तो नहीं होगा, क्योंकि हर बार y के और x की वैल्यू सेम नहीं आ रही, राइट? तो इन दैट केस आप क्या करोगे, आप इसको जो है इस तरीके से, अगर आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो आप इसको सीधे कैलकुलेट कर दोगे विदाउट सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कब करोगे, जब आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है, राइट? अगर आपको मैं इस एग्जांपल को दिखाऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये ड्रॉ कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन बनेगी, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा और वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा 1, जहां पे x इज इक्वल टू 1 आप सोच रहे हो। जब आप x इज इक्वल टू 1 सोच रहे हो ना, तो यहां पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इस इक्वेशन का इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको मिलता है, यही तो हो रहा है। x इज इक्वल टू 1 पर ये 0 बाई 0 मिल रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, यानी x इज इक्वल टू 1 जब हो तो वहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो ऐसे किसी पॉइंट को जहां पर की इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होल।
सो देयर इज अ होल एट x इज इक्वल टू 1 फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, ये चीज हो गई। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये एक होल है, राइट। इसीलिए इस होल को भरने के लिए आप क्या करोगे, x माइनस, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आ जाएगा, राइट। और इसी की आप जब लिमिट निकालोगे तो इसका क्या होगा, अगर आप इस वन को देखोगे ना, आप इसको प्लॉट करोगे, तो ये रहा आपका वन, यहां से यहां तक की दूरी अगर वन है, तो ये जहां पर काट रहा होगा ना, ये होल जहां पर ये मिल रहा होगा इस जगह पे, ये होगी वाई पे टू। ठीक है, ये वाई पे टू होगी, यानी जैसे जैसे एक्स वन की तरफ जाएगा वैसे वैसे वाई टू की तरफ जा रहा होगा। यही तो हमने अभी निकाला है। जब आप ग्राफ को प्लॉट करोगे ना, तो एक्स की वैल्यू जब वन आप डालोगे तो वहां पर वाई की वैल्यू टू मिलेगी आपको। आप ड्रा करके देख सकते हो, राइट। मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप करके देखना, क्योंकि ये सिखाने का बताने का टाइम नहीं है, बिकॉज इट हैज बीन डन ऑलरेडी इन क्लास 9 एंड 10। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। और आप जो है, जो भी क्वेश्चंस आपके हों, अगर आपको ठीक नहीं लगते कि हाँ, समझ में नहीं आए, तो आप मुझे बताइएगा। आई होप कि फंक्शंस के बारे में, इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में और लिमिट्स के बारे में आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, राइट? अगर नहीं आया है तो जस्ट मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। हमारे यहाँ, हमारे इस चैनल पर एक अलग तरीके से मैथमेटिक्स को अप्रोच किया जाएगा, आपके पूरे सिलेबस को अप्रोच किया जाएगा। So, with this, I would like to say, have a nice day, students, and bye bye. Thank you.